हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेमेस्टर 3 का इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक यथार्थवाद यानी रियलिज्म। आज हम यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर के पेपर में ज़रूर आता है। तो चलिए आज हम यथार्थवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो मेन चीज़ें जो इसमें लिखनी होती हैं वो तो हैं सिद्धांत और इसकी आलोचनाएं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी पर बनेगा, इसी बेस पर होगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यथार्थवाद की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवाद की बात कर रहे हैं। क्या रियल है, क्या यथार्थ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक यथार्थवाद के जो मुख्य समर्थक रहे हैं वो हंस जे मॉर्गेंथु रहे हैं। जो यथार्थवाद के मुख्य जो चिंतक है, विचारक है या समर्थक है, वो हंस जे मॉर्गेंथु रहे हैं। आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक यथार्थवादी प्रतिमान का निर्माण करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है और ये प्रतिमान और सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष के सभी पहलुओं का वर्णन करता है। तो जो भी यथार्थवाद में हंस जे मॉर्गेंथु ने बात करी है वो शक्ति के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द की ही बात करी है। ठीक है, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग राजनीतिक यथार्थवाद से परिचित तो थे, परंतु इसकी उत्पत्ति और लोकप्रियता 1945 के ईस्वी के बाद के समय में हुई यथार्थवाद की। इस सब का श्रेय मॉर्गेंथु को जाता है। ठीक है, राजनीतिक यथार्थवाद पर जो उनकी बुक है वो पॉलिटिक्स अमंग नेशन रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को काफ़ी प्रभावित करती है और हमें समझने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जो इनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉर्गेंथु के राजनीति के प्रति क्या विचार रहे हैं। तो मॉर्गेंथु जो है आदर्शवादी विचारधारा का शक्ति की ओर संचालन के रूप में खंडन करते हैं और इसका वर्णन राष्ट्रों के मध्य संघर्ष के रूप में करते हैं कि उनका मानना है कि शक्ति की ओर संचालन ना होकर दो राष्ट्रों या किसी भी राष्ट्र के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष होना चाहिए। और वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परंतु उसका तत्कालीन जो उद्देश्य है वो शक्ति प्राप्त करना है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को शक्ति द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इससे राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष का जन्म होता है तथा यही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु, अच्छी वास्तविकता और पूर्ण ताना बाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला था क्योंकि मॉर्गेंथु सब कुछ शक्ति के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द ही बात करते हैं, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मॉर्गेंथु के सिद्धांत को यथार्थवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है। तो मॉर्गेंथु का जो सिद्धांत है उसको इसलिए यथार्थवादी कहा जाता है क्योंकि ये वास्तविक मानव स्वभाव और वास्तव में घटी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। मेन लाइन है ये, मानव स्वभाव और वास्तव में घटी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। तो एक राष्ट्र अपने हितों को बनाए रखना चाहता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय शक्ति ही एकमात्र साधन है कि अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शक्ति संघर्ष में लिप्त रहता है कि हमारे पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, दूसरे वाले के बजाय हमारे पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, जिससे हमारा जो पूर्ण ताना बाना है वो ज़्यादा ओहदा बढ़ा रहे। तो मॉर्गेंथु लिखते हैं कि शक्ति संघर्ष राष्ट्रों के मध्य संबंधों की स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय वास्तविकता है और इसलिए
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं मोरगेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत का दार्शनिक आधार क्या रहा है। तो मोरगेंथु का यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो पुरानी परंपराओं से संबंध रखता है। इस बात में विश्वास रखता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी वास्तविकता और इससे संबंधित पूरी घटना चक्र का वर्णन करने वाला एकमात्र सिद्धांत हो सकता है यथार्थवाद। ठीक है, वह दो मापदंड हमारे सामने रखता है जिसमें किसी भी सिद्धांत को पूरी तरह से उतरना होता है। तो वो है अनुभव सिद्ध, एम्पायरिकल और तर्कसंगत, लॉजिकल होना। कोई भी सिद्धांत हो उसको अनुभव सिद्ध होना चाहिए और लॉजिकल, तर्कसंगत होना चाहिए। तो मोरगेंथु के शब्दों में सिद्धांत का अर्थ है तथ्यों का पता लगाना और फिर तर्क द्वारा उन्हें अर्थ देना। इसका उद्देश्य विषय के अध्ययन में एक प्रकार की क्रमबद्धता पैदा कर देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है मोरगेंथु का दार्शनिक आधार क्या रहा है यथार्थवादी सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर रहे हैं मोरगेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत क्या रहे हैं। तो मोरगेंथु के जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो मेन 6 रहे हैं। पहला है मानव स्वभाव पर आधारित राजनीति। तो हम मानव स्वभाव पर आधारित राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। मोरगेंथु अपने पहले सिद्धांत में लिखते हैं कि राजनीति वास्तुनिष्ठ कानून से संचालित होती है जिसकी जड़ें मानव के स्वभाव में हैं। तो मोरगेंथु जो राजनीति के बारे में बात कर रहा है यथार्थवादी, तो वो मानव स्वभाव के जड़ में उसको बता रहा है। तो ये कानून एक समय के बाद भी बदलते नहीं है और यह मानवीय अधिमानों के लिए दुर्भेद्य है, इसलिए ना तो इनसे इनकार किया जा सकता है और ना ही इन्हें चुनौती दी जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति के जो तर्क बुद्धिवादी सिद्धांत है इन कानूनों पर आधारित हो सकते हैं। इस उपागम के अनुसार एक तरफ सत्य और दूसरी तरफ ओपिनियन, दृष्टिकोण के बीच अंतर संभव है। तो ये हमारा था मानव स्वभाव पर आधारित राजनीति हमारी क्या रही है। तो हम मोरगेंथु के दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जो है शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। तो दूसरा सिद्धांत जो है मोरगेंथु का यथार्थवादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन करने के लिए शक्ति के रूप में परिभाषित हित के अध्ययन की वकालत करता है। मोरगेंथु के शब्दों में शक्ति के रूप में परिभाषित हित एक ऐसा मुख्य मील का पत्थर है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जमीन में से रास्ता ढूंढने के लिए राजनीतिक यथार्थवाद की सहायता करता है। इस अवधारणा का संदर्भ हमें राजनीति को स्वायत्त क्षेत्र में देखने में समर्थ बनाता है। शक्ति के रूप में परिभाषित हित का विचार राजनीतिज्ञों के सच्चे व्यवहार को प्रकट करता है और राज्य विदेश नीति की निश्चितता के बारे में दो लोकप्रिय गलत अवधारणाओं के विरुद्ध हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। तो वो दो जो अवधारणाएं हैं वो कौन सी है गलत रही हैं, जो राज्यों के अभिकर्ताओं के उद्देश्य यानी जो एजेंट होते हैं स्टेट के उनके उद्देश्य और विचारधारात्मक वरीयताएं आती हैं उसमें। ठीक है, ये दो अवधारणाओं से गलत अवधारणाओं से हमारा मार्गदर्शन करता है। विदेश नीति निश्चित करते समय नैतिकता, नीति शास्त्र, राजनीतिक दर्शन या व्यक्तिगत वरीयता के लिए कोई जगह नहीं होती है क्योंकि राज्य की स्वपाक्षिक शक्ति यानी रिलेटिव शक्ति जो होती है उसके द्वारा क्रिया बाधित होती है। इसलिए शक्ति के रूप में परिभाषित हित मोरगेंथु का दूसरा यथार्थवादी सिद्धांत रहा है। थर्ड सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं तो वो है हित सदैव परिवर्तनीय है। तो राज्य शक्ति की प्रकृति तथा स्वरूप समय, स्थान और विषय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं और उसी प्रकार हित की अवधारणा समय और स्थान की परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं।
किसी भी राष्ट्र की नीतियां या कार्य हमेशा राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होते हैं। राष्ट्रीय हित की धारणा राजनीति का सार है। अब हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए सुरक्षा तत्व भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य भाग रहा है, परंतु जिस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए भारत प्रयत्नशील रहा है, यह सदैव बदलती रही है। इसी तरह भारत की राष्ट्रीय शक्ति भी पूर्णतः परिवर्तित रही है। जैसे कि 1962 से पहले दूसरे देशों की नीतियों पर भारत का काफ़ी प्रभाव था, परंतु चीन के आक्रमण का मुकाबला न कर पाने के बाद भारत की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई। फिर 1965 और 1971 के पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में सफल रहा और निर्भीक कार्यों के कारण भारत फिर से अपनी स्थिति को दृढ़ कर सका। इस प्रकार राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनीय रहा है। फोर्थ सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं, बुद्धिमत्ता ना कि नैतिकता का मार्गदर्शन। तो राजनीतिक क्रिया का नैतिक महत्व सभी मानते हैं, परंतु राज्य के कार्यों में नैतिक नियमों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक समय, स्थान और परिस्थिति को अपने सामने ना रखा जाए। यथार्थवाद इस बात पर विश्वास करता है कि राज्यों से आशा नहीं करनी चाहिए कि वे मनुष्य द्वारा माने गए मापदंडों की तरह ही इन्हें मानेंगे, पर नैतिक नियमों को मानने के लिए कोई भी राज्य अपनी स्वतंत्रता, सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों को बलिदान नहीं कर सकता है। किसी भी राज्य का पहला कार्य है कि शक्ति द्वारा राष्ट्रीय हितों की मांगों की सुरक्षा देना और उन्हें पूरा करना। तो राजनीतिक कार्यों में बुद्धिमत्ता ही मार्गदर्शन हो सकती है। मोरगेंथु लिखते हैं, बुद्धिमत्ता के बिना यानी किसी कथित नैतिक कार्यों के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान दिए बिना राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती है। यथार्थवाद बुद्धिमत्ता को वैकल्पिक राजनीतिक कार्यों के परिणामों की तुलना करना सबसे उत्तम गुण मानता है। फिफ्थ सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं, एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। तो राजनीतिक यथार्थवाद किसी विशेष राज्य की नैतिक आकांक्षाओं और सारी दुनिया पर लागू होने वाले नैतिक मूल्यों को एक समान मानने से इनकार करता है, क्योंकि पूरी दुनिया पर एक ही प्रकार के नैतिक मूल्य तो लागू नहीं हो सकते ना। वह यह भी मानने से इनकार करते हैं कि किसी राज्य के राष्ट्रीय हित की नीतियां सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का ही प्रतिबिंब होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ऐसे ही सिद्धांतों की ओट में ढक लेता है। राष्ट्रीय नीतियों को नैतिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति मानना न केवल भ्रामक है और बल्कि राजनीति के लिए घातक भी है। राष्ट्र सदैव राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करते हैं, ना कि नैतिक सिद्धांतों को। इसलिए किसी भी राष्ट्र की नीति को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। एक राष्ट्र नैतिक नियमों को मानता है तथा उन पर चलता है। यह केवल दिखावा है, सच्चाई नहीं। किसी भी राष्ट्र के नैतिक स्वरूप को समझने के लिए राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को समझाना आवश्यक है, ना कि नैतिकता को। तो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए, ना कि उसमें नैतिकता को सर्वोपरि रखा जाए। सिक्स्थ लास्ट सिद्धांत जो मोरगेंथु ने दिया है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। तो मोरगेंथु ने यह माना है कि राजनीतिक यथार्थवाद तथा अन्य दृष्टिकोणों में वास्तविक तथा गंभीर अंतर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक यथार्थवाद के पास विशेष बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण है। बौद्धिक रूप से राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को कायम करता है। एक राजनीतिक यथार्थवादी हमेशा शक्ति के रूप में परिभाषित हित के बारे में सोचता है। अब एग्जाम्पल लीजिए, एक वकील कानूनी नियमों से अपने कार्यों की पुष्टि करता है और एक नीतिवान अपने कार्यों की पुष्टि नैतिक सिद्धांतों द्वारा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद ना तो आदर्शवाद, ना विधिवाद और ना ही नीतिवादी दृष्टिकोण है। इस प्रकार राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता की वकालत करता है।
तो ये हमारे 6 सिद्धांत पूरे होते हैं जो मोरगेंथु ने अपने राजनीतिक यथार्थवाद में दिए हैं। राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत जो मोरगेंथु ने दिए हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उसका आलोचना क्या रही है। तो मोरगेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत की बेनो वासरमैन, रॉबर्ट टर्कर और स्टैनली होफमैन, इन तीनों द्वारा बहुत ही तीखी आलोचना की गई है। 1945 के समय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोरगेंथु के यथार्थवाद का बहुत समर्थन भी हुआ और उसके साथ ही साथ विरोध भी। तो आलोचकों के अनुसार मोरगेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत की जो मुख्य कमियां हैं, जो पहली आलोचना रही है, वो ना तो पूरी तरह अनुभव सिद्ध है और ना ही तर्कसंगत। तो मोरगेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत का जब दोहरे परीक्षण के आधार पर परीक्षण किया जाता है, जिसमें उसे स्वयं को सच्चाई और वैधता की कसौटी निर्धारित किया जाता है, तब वह ना तो पूर्णतः अनुभव सिद्ध होता है और ना ही तर्कसंगत। इसका अनुभव वाद अपरिपक्व और दिखावटी है और तर्क एकांगी और पक्षपातीपूर्ण है। तो इसलिए जब वो अपने ही सिद्धांत को दोहरे परीक्षण में कामयाब नहीं कर पाता है, तो ना तो वो पूरी तरह अनुभव सिद्ध कहलाता है और ना ही तर्कसंगत कहलाता है। दूसरी आलोचना है उसकी अवैज्ञानिक है, उसका सिद्धांत अनसाइंटिफिक। तो बहुत से आलोचक जो हैं वो मोरगेंथु के सिद्धांत को अवैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। मानवीय स्वभाव की कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती है। मानवीय स्वभाव के बारे में उनके विचारों पर हॉब्स और मैकियावेली के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। और वासरमैन ने तो विशेष रूप से मोरगेंथु के सिद्धांत की कमजोरी की आलोचना की है। यह कहना कि मानवीय स्वभाव स्थिर है पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तीसरी जो आलोचना है वो रही है शक्ति एकलवाद, पावर मोनोइज्म। तो स्टैनली होफमैन ने शक्ति एकलवाद की कड़ी आलोचना की है। आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत केवल शक्ति के रूप में परिभाषित हित को अनावश्यक तथा पूर्ण महत्व देता है, क्योंकि ये शक्ति के रूप में परिभाषित हित पर ही पूरा जो है यथार्थवाद रहा है, तो उसको अनावश्यक और पूर्ण महत्व देता है, ऐसा स्टैनली होफमैन द्वारा और आलोचकों द्वारा कहा गया है। राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में मोरगेंथु की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि राष्ट्रों के मध्य संबंधों की प्रक्रिया की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता। इसलिए मोरगेंथु को शक्ति के अतिरिक्त भी किसी और तत्व को महत्व देना चाहिए था। उसका शक्ति को सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र समझाना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ के लिए अवास्तविक, अस्वीकार्य और अव्यवहार्य शक्ति एकलवाद है। फोर्थ आलोचना है इसकी नैतिकता के महत्व की उपेक्षा, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी। तो यथार्थवादी सिद्धांत में मोरगेंथु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की भूमिका की बात करता है। यहाँ वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नैतिकता के वांछित महत्व से इनकार करता है। वह यह कहता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी नीतियों का आधार नैतिकता को नहीं बनाता। नैतिक सिद्धांतों पर निर्धारित नीतियों को अव्यवहारिक और आदर्शवादी बना देती हैं। नैतिकता और राजनीति में ऐसा संबंध अवास्तविक और खतरनाक है। यहाँ मोरगेंथु का मत खतरनाक है क्योंकि यह नैतिकता विहीन शक्ति के लिए संघर्ष राजनीति की ओर भी खतरनाक बना देता है। इसलिए स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और मैत्री के अवसरों को और भी कम कर देगी। अब हम इसकी फिफ्थ आलोचना के बारे में बात करते हैं। तो ये सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। इसकी आलोचना यही कर दी कि ये सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। तो रॉबर्ट टकर और कैनेथ वॉल्ज मोरगेंथु के सिद्धांत को वास्तविक यथार्थवादी सिद्धांत भी नहीं मानते। देखने में तो ये यथार्थवादी है,
और वास्तव में यह आदर्शवादी है, पर वास्तव में यह आदर्शवादी है। तो मोरगेंथु यथार्थवाद और आदर्शवाद को मिलाने के दोषी हैं। मोरगेंथु कहते हैं कि सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। टक्कर और वॉल्स दोनों मोरगेंथु द्वारा चाहिए और जो है शब्दों के एक साथ प्रयोग के विरुद्ध है। इस सिद्धांत में यथार्थवाद और आदर्शवाद का बड़ा अनैतिक और बेतुका मेल है। तो इसलिए यह जो सिद्धांत है वो यथार्थवादी ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 5 आलोचनाएं बताई हैं जो यथार्थवादी सिद्धांत की हैं, और आगे आप निष्कर्ष लिखकर ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी में से आएगा और इसका यथार्थवाद का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अपनी तैयारी पूरी कर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।